So, welcome to another video of gravitation. So, in this video, we are going to continue this chapter. And in the previous video, we talked about the acceleration due to gravity, and we also derived the expression of small g, that is acceleration due to gravity. तो आज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन हमें पता चल चुका है और आज हम इसके बारे में कुछ नोट्स पढ़ेंगे। पहला नोट ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किसी भी फॉलिंग बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। ये इसका एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया हुआ है कि अगर एक कॉइन को और एक फेदर को या फिर मान लीजिए एक पेपर के शीट को और उसी शीट सपोज एक A4 साइज़ पेपर है तो पहले हमने क्या किया, एक शीट ऑफ पेपर को ऐसे ही ड्रॉप किया और दूसरी बार हमें क्या किया, दूसरा A4 साइज़ पेपर लिया सेम, इसको क्रम्पल करके एक बॉल का शेप हमने दिया ऐसे करके। ओके, सेम पीस ऑफ पेपर बट ये पहले वाला है A4 साइज शीट और ये है क्रम्पल्ड बॉल। नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ड्रॉप्ड द टू थिंग्स फ्रॉम द सेम हाइट साइमल्टेनियसली, मतलब हमने दोनों ही ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से सेम टाइम पर ड्रॉप किया। करने के बाद हमें देखने को ये मिला कि ये जो बॉल है वो सबसे पहले ग्राउंड को टच कर देता है, मतलब टच करता है, मतलब ग्राउंड पर पहुंच जाता है। लेकिन ये जो शीट ऑफ पेपर है ये बहुत ही टाइम कंज्यूम करता है, फिर जाके नीचे ग्राउंड को टच करता है। बट वाई सो? लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बोलता है कि मैं मास पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो बॉल है, ये पहले गिर गया। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमें पता है कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है और जब एक ऑब्जेक्ट गिरने लगता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, उस पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि होता है इतना, इसका वैल्यू सेम, इस पर भी इतना वैल्यू से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इस ऑब्जेक्ट पर भी, इस ऑब्जेक्ट पर भी। लेकिन ये पहले क्यों गिर जाता है? बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कि हमें पता है कि एयर रेजिस्टेंस दोनों ही ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस शीट ऑफ पेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसीलिए इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया। क्यों? बिकॉज ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। ओके, और यहाँ पर एरिया बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पर कम फोर्स लगेगा, इसलिए इसका वेलोसिटी ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन इस शीट ऑफ पेपर का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसीलिए ये लेट गिरेगा और ये जल्दी गिरेगा। ये था सरफेस एरिया का। लेकिन अभी अगर हम मास के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक हैवी मेटल बॉल एंड हियर ए प्लास्टिक मेटल बॉल। ओके, और यू कैन से ए क्रिकेट बॉल। ये एक हैवी मेटल का बॉल है और ये क्रिकेट का बॉल है। दोनों को हमने सेम हाइट से गिराया है, जैसे पहले हमने पेपर और शीट ऑफ पेपर को क्रम्पल्ड बॉल और पेपर को गिराया था और शीट ऑफ पेपर को एक साथ गिराया था। ओके, सो इसको हमने गिराया एक ही टाइम पर, एक ही हाइट से। ठीक है, तब हमें देखने को मिला कि ये हैवी बॉल पहले गिर जाता है। अभी हैवी से मतलब क्या आपको समझ में आ रहा होगा? हैवी मतलब ज़्यादा मास। ओके, मास है ज़्यादा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहता है कि मैं मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हैवी वाला पहले गिर जाता है, ऐसा क्यों? क्या ये कंट्रडिक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नोट को? नहीं, बिकॉज हमें पता है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो दोनों ही ऑब्जेक्ट पर क्या करता है? इक्वली फोर्स अप्लाई करता है। ओके, लेकिन क्योंकि अभी मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं, सॉरी, क्योंकि मास ज़्यादा है। ओके, सो सिंस द मास इज़ ज़्यादा,
इसीलिए ऑब्जेक्ट पहले गिरता है, और इसका मास कम है इसीलिए ये लेट गिरता है। अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये कंट्राडिक्ट कर रहा है? नहीं। अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम चैम्बर में करते हो, वैक्यूम मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो अगर तब आप इसको करते हो तब आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ही बॉल्स सेम टाइम पर ग्राउंड को टच करते हैं। ठीक है, सेम, दोनों ही बॉल सेम तरीके से इसको टच करते हैं। क्यों? बिकॉज इसका मास और इसका मास जो है वो तब डिपेंड नहीं करता, तब जी जो है किसी का मास नहीं देखता, वो कॉन्स्टेंटली खींचता रहता है नीचे की तरफ, जिसका वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना वैल्यू से ये हर बॉडी को, हर ऑब्जेक्ट को खींचता है। ठीक है, लेकिन कुछ एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये जो है ये नहीं गिर पाता है। ओके, एंड ऑल्सो द मास फैक्टर। ठीक है, इसीलिए मास पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा फेदर की बात कर लो और ये कॉइन की बात कर लो, ठीक है, एक कॉइन है ये और एक फेदर है ये, तो दोनों को हमने सेम हाइट से ड्रॉप किया, करने के बाद कॉइन पहले गिर गया, फेदर बाद में गिरा। क्यों? क्योंकि फेदर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो एयर रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा लगेगा। एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा? इसके मोशन को अपोज करेगा, मतलब क्या होगा? इसका वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर देगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर देगा तो ये धीरे धीरे गिरेगा, और इसका क्या है? सरफेस एरिया कम है कॉइन का, इसलिए इसको भी डिक्रीज़ करेगा, लेकिन उतना डिक्रीज़ नहीं कर पाएगा जितना फेदर को किया उसने, मतलब एयर रेजिस्टेंस ने किया फेदर को। इसीलिए ये जल्दी गिर जाएगा और इससे फास्ट गिरेगा। लेकिन दोनों को अगर हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर एक्सपेरिमेंट करें तो दोनों ही एक साथ गिरेंगे। ओके, बिकॉज तब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो दोनों को ही अर्थ कांस्टेंट इतना वैल्यू से खींचेगा। ठीक है, तो रोकने वाला कोई नहीं होगा तब एयर रेजिस्टेंस, इसीलिए ये जल्दी गिर जाएगा। मतलब जल्दी नहीं, दोनों सेम रेट में गिरेंगे और सेम टाइम में गिरेंगे। इसके बाद यहाँ पर और एक है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ। ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि G इक्वल टू Gm/r²। अभी m क्या है? मास ऑफ अर्थ। तो अगर इसका वैल्यू इंक्रीज़ हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी वैल्यू इंक्रीज़ होगा। कैसे? मान लीजिए G है G इक्वल टू Gm/r²। ठीक है, तो क्या किया कि G को हमने ऐसे रखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 6.6 पकड़ लिया, इंटू 10⁻⁻11, और m को पहले हमने 2 से ट्राई किया, और डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि है 6.4, इसको हमने 6 पकड़ लिया, 6 इंटू 10⁻6। ओके, तो ये कैंसिल करने के बाद ये होगा 10⁻⁻17, 10⁻⁻17 होगा। क्यों? बिकॉज -11 और -6 -17 हो जाएगा, और ये कैंसिल होगा तो 1.1, और ये होगा 2.2 इंटू 10⁻⁻17। ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अगर हमने 2 से किया। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, मान लीजिए मास ऑफ अर्थ कर देते हैं अभी 3, तो कुछ चेंजेस हमें मिलेंगे। क्या चेंजेस? सेम रहेगा, बस 3.3 इंटू 10⁻⁻17 हो जाता है। सो 2.2 इंटू 10⁻⁻17 से 3.3 इंटू 10⁻⁻17 क्या है? ज़्यादा है। ओके, तो इसमें जी का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। इसीलिए मास ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है, मतलब क्या कि मास ऑफ अर्थ में चेंजेस आया है, जिससे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इंक्रीज या भी डिक्रीज हुआ है। और एक बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर अगर डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिक्रीज होगा, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बिकॉज इट इज़ 1/r² है। G
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, तो ये था नोट। इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले मैं ये प्रूफ करूँगा कि g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट दिस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g। तो पहले we know that g equal to what? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर g का वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और m कितना है? मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kgs। ओके, और रेडियस कितना है? रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, सारे सारे ऐसा यूनिट में है। तो अभी g का वैल्यू क्या होगा? g का वैल्यू क्या होगा? gm/r²। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। g का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 पॉइंट को अच्छे से दूंगा इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 और ये हो गया r का है 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर कैंसिल, और वेट इसमें तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको भी यूनिट को ऐसे रखो, इसको मीटर में लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है ना, इसलिए यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 प्लस 24। क्यों भाई? बिकॉज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a⁻b इंटू b⁻c होता है, सॉरी a⁻c होता है, तो क्या होता है? प्लस होता है पावर्स में, a प्लस b प्लस c हो जाता है। मतलब इसमें बेस सेम है, इंटू में है, इसीलिए पावर्स का प्लस होगा। डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 10⁻, इसमें क्या होगा? पावर्स मल्टीप्लाई होंगे। a⁻b होल टू द पावर n होता है a⁻bn। ओके, तो यहाँ पर होगा 10⁻12। इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर के इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 40.02 आता है, 40.02, और इंटू 10⁻, ये होगा 13। ओके, 13 होगा। फिर यहाँ पर -12, क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये डिवाइड में है। 24 से -11 करो तो 13, फिर 10⁻13 डिवाइडेड बाई 10⁻12, मतलब क्या? 10⁻13 -12, बिकॉज अगर पावर्स बेस अगर सेम हो और डिवाइड में हो तो माइनस होता है। तो 13 -12, और 6.4 को अगर हम 6.4 से इंटू करते हैं तो 40.96 आता है, 40.96 इंटू 10, और इंटू करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने 10⁻12 को हमने ऊपर ले लिया। ओके, सो नाउ इट इज़ 40.02 डिवाइडेड बाय 40.96 इंटू 10, बिकॉज 10⁻1 कितना होता है? 10। 13 - 12 1, तो 10⁻1 तो 10 ही होता है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसको डिवाइड करोगे तो आपका मिलता है 0.98 इंटू 10⁻1 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इंटू करोगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड में चला जाएगा और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो जी का वैल्यू कितना आ गया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ लोग इसको 10 भी पकड़ते हैं बिकॉज कैलकुलेशन में ईजी होने के लिए
10 पकड़ते हैं, लेकिन जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो कि आपको जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज़ करना है, तब तक आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज़ करना है। जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो, आपको बताया ना जाए कि क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन के एंड में कभी कभी जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब लिखा होता है, तब इसका मतलब है कि आप जी का जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ कर सकते हो। अगर लिखा नहीं है तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, now we are going to differentiate between acceleration due to gravity और gravitational constant। दोनों में क्या डिफरेंस है? So there are 3 points of differences। पहला पॉइंट है पहला पॉइंट पहले लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको कैपिटल जी लिखा जाता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, acceleration due to gravity is the acceleration produced or acquired, sorry, acquired का स्पेलिंग गलत है, acquired by a body due to Earth's gravity। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो एक बॉडी एक्वायर करती है, मतलब एक बॉडी में आ जाती है। ठीक है, क्यों? अर्थ के ग्रेविटी के वजह से। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब भी एक ऑब्जेक्ट गिरता है, फॉल करता है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है। और जब भी खींचता है तो खींचना मतलब क्या? पुल करना। पुल और पुश को हम क्या कहते हैं? फोर्स। मतलब क्या? अर्थ उस फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं प्यार से? ग्रेविटी। और जब भी एक ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पर लागू होता है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। कैसे भाई? बिकॉज अगर हम एक बॉक्स को फोर्स देंगे, धक्का देंगे, तो वो बॉक्स एक्सेलरेटेड मोशन में मूव होता है, ये आपको याद रखना है। और जब हमने फोर्स देना बंद कर दिया, वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। ओके, अगर स्मूथ सरफेस हो तब यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, अगर फ्रिक्शन है तो रिटार्डेड हो जाएगा। कब रिटार्ड होगा? आफ्टर वी स्टॉप गिविंग और अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट बॉक्स। बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करने के बाद तुरंत उसमें रिटार्डेशन हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन उसको रोक लेगा। ओके, तो ये याद रखो कि जब भी कोई फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो भाई यहाँ पर तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉडी पर अर्थ का ग्रेविटी मतलब क्या? फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है एक्चुअली, मतलब अर्थ अप्लाई कर रहा है फोर्स इसके ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? Universal gravitational constant is numerically equal. Gravitational constant is numerically equal to the force of gravitation. Force of gravitation between two masses. Two objects of masses
1 kg each that are separated that are separated by a distance of 1 meter. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? एक न्यूमेरिकली इक्वल है किसके साथ? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और किन दोनों ऑब्जेक्ट्स में? उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जिन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास क्या है? 1 kg है, दोनों का ही 1 kg है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। ठीक है, ये होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं बिकॉज अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं। फिर बात करेंगे दूसरे पॉइंट को लेकर। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ g इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। तो g का जो वैल्यू है वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट है ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस में ये डिफरेंट वैल्यूज़ कैरी करता है, ये जो g है। ओके, इसको मैं बताऊंगा अभी क्यों होता है। और इसमें वन सेलेस्टियल बॉडी, और ये एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरे सेलेस्टियल बॉडी में भी वेराई करता है, लेकिन जो यूनिवर्सल ग्रेविटी वाला जो g है, कैपिटल G, उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। यूनिवर्स के हर जगह में इसका वैल्यू कांस्टेंट है। इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर। ओके, तो वैल्यू ऑफ g is different at different places on the earth. Its value is also varies from one celestial body to another. देखो, हमें पता है कि हमारा अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर या फिर ओवल नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऐसा शेप का है हमारा अर्थ। ओके, ऐसा मतलब ये स्फीयर भी नहीं है, ओवल भी नहीं है, थोड़ा चपटा वाला ओवल है ऐसे। ठीक है, तो ये है सेंटर ऑफ द अर्थ। ये है क्या? इक्वेटर। और ये है पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आपको एकदम इजीली दिखाई दे ही रहा होगा कि सेंटर से इक्वेटर का जो डिस्टेंस है, मतलब रेडियस है अर्थ का, वो कितना है? ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड टू द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर टू द पोल्स। तो देखो, हमने क्या पढ़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? 1/r²। को प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो रेडियस ऑफ द अर्थ ज़्यादा कहाँ पर है? इक्वेटर में। तो मैंने क्या बोला था? रेडियस ऑफ द अर्थ अगर ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इक्वेटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम होता है। ओके, और सेंटर से पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो डिस्टेंस है वो कम है एज कम्पेरेटिवली टू दैट ऑफ द इक्वेटर। तो यहाँ पर g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ पर r क्या है? कंपैरेटिवली कम है। तो r कम हुआ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, मतलब ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। मतलब ये जो वैल्यू है वो कब कांस्टेंट रहेगा? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर अर्थ का रेडियस में थोड़ा सा भी डिफरेंस हमें देखने को मिला तब समझ लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिफरेंस आएगा ही आएगा, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वैसे ही ये जो डिफरेंस है
द वैल्यू ऑफ जी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो अर्थ के पोल्स में एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है और इक्वेटर में कम है, लेस। ओके, ये याद रखो। और जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया था बहुत ही पहले, ये चेंज नहीं होता, इसका वैल्यू सेम ही रहता है। नाउ थर्ड पॉइंट, the value of g on the surface of earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस में जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या फिर सरफेस के पास, ठीक है। और जी का जो वैल्यू है वो हमेशा यूनिवर्स में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ही रहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर थ्रू आउट द यूनिवर्स। Okay, so this is the difference between acceleration due to gravity and universal gravitational constant. अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही ऑरली। आई मीन टू से कि इसको मैं लिखूँगा नहीं, क्योंकि ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने करके रखा है। तो क्वेश्चन ये है कि जो मून है उसको अर्थ अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो अर्थ से टकराता क्यों नहीं है? इवन दो अर्थ इज अट्रैक्टिंग और what you can say, exerting gravity on the moon. अर्थ जो है मून को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन फिर भी मून हमसे मतलब पृथ्वी से क्यों नहीं टकरा रहा? इसका रीज़न ये है कि अर्थ जो फोर्स से, ये अर्थ है जिस फोर्स से मून को ये खींचता है, वही फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। नाउ व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच enables or makes an object move in a सर्कुलर पाथ। तो जिस फोर्स से अर्थ मून को खींच रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है, जिससे मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट, मतलब अर्थ के सरफेस में ना टकरा कर वो सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर देता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो दैट्स द रीजन व्हाई मून इज नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड और डजंट फॉल ऑन टू द अर्थ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मास। जैसे हम बोलते हैं मास एक्चुअली है क्या मास वजन है या मास कुछ और है? एक्चुअली मास जो है वो वजन नहीं है। मास क्या है? मास है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, यू कैन से कि इसका असली वजन तो नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, उसका मास को हम इसको समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, बिकॉज मास और वेट में थोड़ा सा अंतर है। बिकॉज मास तो हमें पता है कि इतना केजीज का होता है, लेकिन वेट जो है वो मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मास क्या है कि एक ऐसा क्वांटिटी है, ओके, यू कैन से कि एक क्वांटिटी है जो एक मैटर में होता है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एक बॉडी का। ओके, ये इतना तक मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है।
mass of a body is defined as the quantity of matter contained, मतलब मैटर कितना प्रेजेंट है उस बॉडी में, उसको ही हम मास कहते हैं। मैटर मतलब कितना पार्टिकल्स में प्रेजेंट, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस बॉडी में, उसको ही हम कहते हैं मास। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी। द मास डजंट चेंज विथ प्लेस। मास जो है, द्रव्यमान जो है, वो जगह के साथ साथ चेंज नहीं होता। मास भी एक एनर्जी है, वर्क एनर्जी में हमने पढ़ा, मास भी एक एनर्जी है, ठीक है। और मास जो है वो जगह के साथ साथ चेंज नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि आपका मास जो है, मान लीजिए आपका मास है 65 kg, ओके, तो 65 kg आपका मास है। तो अगर अगर आप अपने घर से अपने दोस्त के घर जाते हो, तो क्या आपका मास 65 से 75 हो जाता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो मास जो है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वज़न ज़रूर चेंज होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वज़न। लेकिन उससे पहले वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मास को कैसे मेजर किया जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को कॉमनली मेजर किया जाता है बीम बैलेंस से। कॉमनली मेजर्ड बाय ए बीम बैलेंस, ठीक है। तो एक बीम बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है। तो ये था मास। मास क्या है? एक बॉडी में कितना पार्टिकल है, कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मास। और मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वज़न। तो अगर आपको कोई अपना इफ़ मान लीजिए आपके दोस्त ने या फिर किसी आदमी ने आपको पूछा आपका वज़न कितना है, तो आप क्या कहते हो? तो बहुत लोग कहते हैं कि मेरा वज़न 65 kgs है, लेकिन यू आर रॉन्ग। योर वज़न और योर वेट इज़ नॉट 65 kg। योर मास इज़ 65 kg बट नॉट योर वेट। योर वेट इज़ 65 इंटू 9.8 न्यूटन। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। वेट का एसआई यूनिट न्यूटन है और केजी नहीं। मास का एसआई यूनिट केजी है, न्यूटन नहीं। सो वेट मीन्स द फोर्स। वेट एक फोर्स है, द फोर्स विथ ए बॉडी with which a body is attracted by the earth is known as the weight of the body। तो जिस फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं वेट। सो वेट का मतलब वज़न होता है, मास नहीं। अगर आपको किसी ने आपका वेट पूछा तो आपको कहना पड़ेगा कि इतना न्यूटन। सपोज आपका मास है 50, तो आप क्या कहोगे कि आपका वज़न 50 है? नहीं जी,
आपका वज़न है 50 × 9.8 या फिर कैलकुलेशन की इजी के लिए 10, तो 500 न्यूटन है आपका वेट। ठीक है, तो वेट क्या है भाई? वेट एक फोर्स है जिस फोर्स से क्या, ये कैसा फोर्स है, कौन सा फोर्स है? अर्थ जिस फोर्स से आपको खींच रही है अपनी तरफ, उस फोर्स को हम कहते हैं वेट। तो यहाँ से हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चल गया, क्या? कि वेट ही है ग्रेविटी। क्यों? बिकॉज ग्रेविटी ही तो आपको खींच रही है, और ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स। इट मीन्स व्हाट? कि दैट ग्रेविटी इज द वेट, और यू कैन से न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट, बिकॉज ग्रेविटी ही वो फोर्स है जो आपको खींच रही है। ठीक है ना? और वेट भी क्या है? वेट का मतलब भी वही फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है अपनी तरफ। मतलब क्या? ग्रेविटी इज नथिंग बट वेट। ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। तो हमें पता है, वी नो दैट फोर्स इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड by the force of attraction of the earth, by the force of gravity, you can say, is known as acceleration due to gravity। ठीक है ना? स्मॉल g। ओके, दस, इसका मतलब वेट ऑफ ए बॉडी क्या होगा? वेट ऑफ ए बॉडी of mass m is given by W equal to mg। अभी ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस होता है, किस वजह से? क्योंकि ग्रेविटी के वजह से। ग्रेविटी खींचता है ऑब्जेक्ट को, और उस ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और खींचने वाला फोर्स कौन है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी मतलब क्या? वेट। इट्स मीन व्हाट? कि फोर्स देने वाला कौन है? ग्रेविटी। ठीक है, और ग्रेविटी मतलब क्या हो गया? वेट। और हमें क्या पता है? फोर्स इक्वल टू एम ए। फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी की जगह पर लिखा W इक्वल टू मास सेम रहेगा, बिकॉज मास कभी चेंज नहीं होता, मैंने बताया। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है आपके बॉडी में कितना? इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि है g। तो W इक्वल टू mg। ओके, W इक्वल टू mg। तो वेट इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपका वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे? मान लीजिए आपका मास है 50 kgs, और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका वेट क्या होगा? 50 × 9.8, मतलब 9.8 की जगह पर 10 लूँगा फॉर कैलकुलेशन इजी के लिए। तो आपका वेट क्या हो गया? 500 न्यूटन। ओके, बिकॉज वेट इज नथिंग बट ए फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई? न्यूटन। ठीक है, और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि वेट एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? बताऊंगा। इज नॉट ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी सिंस acceleration due to gravity changes, so the weight of the body also changes। ओके, और एक बात इम्पॉर्टेंट, हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं किसके लिए? वेट को मेजर करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को। and the SI unit of
वेट इज इक्वल टू न्यूटन। तो वेट जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है एक बॉडी का। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, इसलिए वेट भी चेंज होता है। मैंने क्या बोला था पहले? वेट इक्वल टू एम जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये चेंज होता है कैसे? इक्वेटर में जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, पोल्स में जी का वैल्यू बढ़ता है। तो अगर ये बढ़ता है या फिर घटता है तो ऑब्वियस सी बात है वेट भी घटेगा या फिर कमेगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लो, W इक्वल टू एम जी। W इक्वल टू मास तो कांस्टेंट रहेगा 15 नहीं 10 kg रख देते हैं मास को, इजी होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, तो वेट हो गया 10 इंटू 10 100 न्यूटन। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो सरफेस में था, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी इक्वेटर में सपोज मान लीजिए कम होकर 5 न्यूटन हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 50 न्यूटन, तो वेट हो गया डिक्रीज। फिर इक्वेटर में जाकर 10 से ज़्यादा हो गया सपोज 15, तो ये 15 हो गया, तो ये हो गया 150 न्यूटन। ठीक है, तो वेट कभी सेम नहीं रहता, लेकिन मास हमेशा सेम रह रहा है। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स हमेशा सेम रहते हैं। ओके, पार्टिकल सेम है तो उस ऑब्जेक्ट का मास भी सेम रहेगा। अगर पार्टिकल्स में इधर इधर उधर हुआ तब जाके मास में डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो ये था आज का वीडियो।